जय हिंद दोस्तों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है और पिछले वीडियो में मैंने दिखाया भी कि ऑलरेडी केंद्र सरकार द्वारा 2017 में एक अध्यादेश आया था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है। तो देखिए, एक समरी है आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूं और आज के वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर कौन सा टेट किसको करना है। जो पीएस प्राइमरी स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो सहायक के रूप में है, जो प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर हैं उनको कौन सा करना है, और जो जूनियर में है या यूपीएस में है उनको कौन सा करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो देखिए, एक सारांश के रूप में हम लोग देखें कि जो ये दस्तावेज है 2009 के आरटीआई अधिनियम की धारा 23 के कानूनी ढांचे, लागू नीतियों में विलंब, सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय और उसके व्यवहारिक और संवैधानिक व नीतिगत प्रभावों का विस्तार पूर्वक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। प्रमुख निष्कर्ष संक्षेप में। न्यायालय ने टेट को नियुक्ति व पदोन्नति के लिए अनिवार्य माना है, तो ये क्लियर हो गया। संवेदनशीलता देखते हुए अदालत ने अनुच्छेद 142 का उपयोग कर कुछ सीमित राहतें दी हैं। तो देखिए, यहाँ पर तो ऑलरेडी जो आया था उस समय, जो केंद्र सरकार का मेमोरेंडम था उस समय समाप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग किया। इसको भी हम लोग जानेंगे आगे, और उसका उपयोग करते हुए हमें राहत दी है। 5 वर्ष से कम जो इनकी सेवा बची है, ठीक है, प्लस 5 वर्ष तक 2 वर्ष की मोहलत दी गई है। तो अभी जिनकी सेवा 5 वर्ष बनी है, रह गई है, बची हुई है, तो उनको तो कुछ समस्या नहीं है, लेकिन जो 5 वर्ष से ज़्यादा के हैं उनको मतलब 2 साल अतिरिक्त दिए गए हैं कि आप 2 साल के अंदर टेट अवश्य पास। मामलों में अल्पसंख्यक संस्थाओं पर आरटीए के अनुप्रयोग का प्रश्न अभी मतलब है नहीं, ऊपर बड़े बेंच पर उसको भेज दिया गया है। इस निर्णय के कारण राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन, प्रशिक्षण और वैधानिक संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न। अब देखिए, यहाँ पर आरटीआई अधिनियम 2009 धारा 23 कानूनी संरचना और इरादा। तो 23(1) जो है धारा, वो केंद्रीय सरकार द्वारा नामित शैक्षणिक जो प्राधिकरण है एनसीटी को प्राथमिक योग्यता निर्धारित करने के लिए अधिकार दिया है। ठीक है, तो इसमें आपने आरटीआई अधिनियम भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो धारा 23(2) में राज्यों को अस्थायी ढांचे के तहत रिलैक्सेशन देने का प्रावधान है, परंतु यह अवधि 3 से 5 वर्षों तक ही सीमित करने की बात नियमों में है। केंद्र की गाइडलाइन और एनसीटी के निर्देशों ने टेट को न्यूनतम आवश्यकता के रूप में स्पष्ट किया। ठीक है, तो इसमें गाइडलाइन एनसीटी की भी उपलब्ध हो गई है, पीडीएफ के रूप में सब जगह है। समय रेखा, सरकारों की नियोजन विफलता और प्रशासनिक देरी। आरटी लागू होने के बाद आरंभिक वर्षों में कई राज्य और केंद्र दृढ़ रूप से टेट से क्रियान्वयन हेतु संभावित जो नीति है नहीं बना पाए। ठीक है, 2014 से 19 के दौरान केंद्र राज्य स्तर पर उठाए गए कदम अस्पष्ट रहे। 2017 में केंद्र ने एक पत्र जारी किया, उस पर समान रूप से कड़ाई के पालन नहीं हुआ। सूचना ही नहीं दी गई कि इस तरह का आया है नियम कि सभी शिक्षक, चाहे वो प्राइवेट के हैं चाहे सरकारी के हैं, उनको टेट करना अनिवार्य है। इन वर्षों की सरकारी प्रशासनिक ठहराव ने जहां शिक्षकों के भरोसे को प्रभावित किया, वहीं न्यायिक हस्तक्षेप के मार्ग खोल दिए। विवाद का उद्गम और राज्य स्तर के विविध निर्णय जो है वो किस वजह से है, तो देखिए, कुछ राज्य में जिसमें तमिलनाडु और महाराष्ट्र में है, नीति और मापदंडों का भिन्न भिन्न पालन देखा गया। यह संघीय भारत में शिक्षा नीति के विकेंद्रीकरण का परिणाम है। मतलब एक जैसे नियम आपने स्पष्ट नहीं बना पाए इस मैटर पर। अल्पसंख्यक संस्थान है, वहाँ की अलग प्रॉब्लम है, इसको भी हम रहने देते हैं। यहाँ देखिए, इन विविधताओं ने उच्च न्यायालय व अंततः सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष समेकित न्यायालयिक समीक्षा की आवश्यकता उत्पन्न। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका कानूनी विश्लेषण अगर हम लोग देखते हैं, तो न्यायिक प्रमुख निर्णय जो है, जो की जजमेंट से टेट की नियुक्ति हेतु अनिवार्य न्यूनतम योग्यता के रूप में वैध ठहराया गया। कार्यरत शिक्षक जो है अपॉइंटेड बिफोर आरटी के संबंध में 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। ठीक है, तो पहली जो श्रेणी है उसके अंतर्गत जिसके पास लगभग 5 वर्ष से कम शेष सेवा बची है, इन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई, किंतु पदोन्नति हेतु टेट अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, और श्रेणी 2 में है जिनके पास 5 वर्ष से अधिक सेवा शेष है, इन्हें टेट पास करने के लिए 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया। अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए इसको हम रहने दें, इसको डबल बेंच में भेज दिया गया है। अनुच्छेद देखिए 142 का प्रयोग, न्यायिक विवेचना जो की गई है का उपयोग न्यायिक व्यवहारिकता दिखाने के लिए किया गया है, जहां सीधे नियम लागू करने से संगठित सामाजिक परिणाम जैसे नौकरी का जोखिम, शिक्षक संकट उत्पन्न हो सकते थे, वहां सीमित और समयबद्ध राहत दी गई है। आलोचना का बिंदु, आलोचना देखिए 142 का उपयोग न्यायालय और कानूनी निर्माण की संवैधानिक सीमा पर प्रश्न उठाता है, परंतु यह ग्रंथ सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं, संतुलन की नीति के आधार पर किया गया प्रतीत होता है। जो कहते हैं उन्होंने तुरंत प्रभाव, पदोन्नति और नियुक्ति प्रक्रिया का सीधा असर। जिन शिक्षकों ने टेट नहीं दिया
उन्हें पदोन्नति से वंचित किया जा सकेगा। यदि राज्यों ने वैकल्पिक परीक्षा विशेष टेट आयोजित न किए तो 2 वर्षों के भीतर सैकड़ों हजारों शिक्षक नियोजित संबंधी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न उठता है, नियम क्या है? हर वर्ष कम से कम 2 बार टेट आयोजित होना चाहिए। मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश में विगत कई वर्षों से टेट का आयोजन हुआ ही नहीं। तो इसमें क्या है भाई, कम से कम अगर आप चांस दे रहे हैं तो भाई प्रत्येक वर्ष तो 2 चांस देना चाहिए। ठीक है, अभी काफ़ी इस पे आगे भी चल रहा है, आगे क्या होता है हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए, यहाँ पर कानूनी और अनुपालन का पृथक्करण है। आरटीआई ने न्यूनतम शैक्षिक मानक तय किए, परंतु इनके क्रियान्वयन के लिए केंद्र राज्य जो समन्वय आवश्यक है। गैर प्रतिबंधन छूटों का सीमांकित संदेश। तो धारा देखिए 23 जो का 2 का उद्देश्य जो है अस्थायी राहत देना था। इसका दुरुपयोग या अनिश्चित विस्तार न केवल विधिक अनुशासन से को प्रभावित करता है, बल्कि बच्चों के अधिकार पर भी प्रश्न खड़ा करता है। न्यायालय की व्यवहारिकता बनाम नीति निर्माण। सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी कानूनी विवेचना के साथ मानवीय संवेदनशीलता को भी अपनाया, पर यह दायित्व नीति निर्माताओं और अधिक जिम्मेदारी डालता है। देखिए, इसमें शिक्षकों के व्यवहारिक कदम जो हैं वो क्या हो सकते हैं? छोटे मतलब टीचर्स इमीडिएट चेकलिस्ट में अपने सेवा समाप्ति का स्पष्ट लेखा जोखा तैयार करें। ठीक है, इसके बाद टेट के अगले सत्रों के लिए शीघ्र पंजीकरण करें। यदि राज्य विशेष टेट या विशेष व्यवस्था घोषणा करता है तो तैयारी अपनी जारी रखें। जिनको प्रमोशन चाहिए, ठीक है, और नौकरी का आगे क्या होगा ये हम लोग नहीं जान रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, शिक्षक संगठन जो है सबको अब एक होना होगा। कई शिक्षक जो है कई संगठनों में बढ़ गए हैं। सबको एक आते हुए, एक साथ ग्रुप बनाते हुए, सामूहिक प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी मांगे देनी होगी राज्य सरकार को, ताकि केंद्र सरकार इस पर एक अधिनियम ला सके। यदि पदोन्नति के लिए अयोग्यता का पत्र जारी किया गया तो तत्काल विधिक परामर्श लें। ठीक है, नीति स्तर पर सिफारिशें नीति निर्माताओं हेतु समेकित राष्ट्रीय दिशा निर्देश। केंद्र राज्य एक समान पॉलिसी साझा करें जिससे चरणबद्ध क्रियान्वयन, प्रशिक्षण, घरेलू वित्तीय सहायता शामिल हो। फिर देखिए, इसमें क्या है कि अनुभवी शिक्षकों के लिए व्यवहारिक कौशल मूल्यांकन तथा उद्देश्य परक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए जाएं ताकि अनुभवी और ज्ञान दोनों का संतुलन बने। मतलब जैसे अगर जो टेट नहीं भी कर पा रहे हैं, क्या वो उनके पास तो अनुभव है ही है भाई, बस उनको ट्रेनिंग दे के उस हिसाब से आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि टेट पास होना। राज्य स्तरीय विशेष टेट से सस्ती और निःशुल्क परीक्षा तैयारी सामग्री और प्रशिक्षण केंद्र बनाना ताकि टीचर्स फ्री में तैयारी कर सकें। वैधानिक संशोधन पर विचार। धारा 23(2) के अमल के लिए स्पष्ट समय सीमा और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को लेखा जोखा कानूनी रूप से अनिवार्य करें। सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्ति पंजी, टेट पास, फेल रिकॉर्ड सार्वजनिक पोर्टल पर रखें। न्यायिक पुनर्वलोकन की जो बात है, केंद्र और राज्य जो है पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय दिया है। सफल पुनर्विचार की संभावना सीमित होगी जब तक कि नई तथ्यात्मक कानूनी त्रुटि ना साबित हो। वैकल्पिक विधि में देखिए क्या हो सकते हैं, बड़े बेंच से अल्पसंख्यक संस्थाओं पर आरटीई के अनुप्रयोग पर स्पष्टता प्राप्त होने तक सीमित संरक्षण की मांग होगी। यहाँ पर देखिए, अब जो सामाजिक है इसमें बच्चों का अधिकार जो है सर्वोपरि है। शिक्षकों की सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है और यह तब तक मान्य नहीं होगा जब तक शिक्षा का गुणात्मक स्तर खतरे में हो। सरकार की लापरवाही से उत्पन्न संकट का प्रभाव सामाजिक अशांति और नौकरी असुरक्षा में बदल जाता है। इसलिए नीति को सामाजिक संवेदनशील, आर्थिक रूप से समर्थ व कानूनी तौर पर टिकाऊ होना चाहिए। निष्कर्ष देखिए आखिरी में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है अधिकार आधारित शिक्षा की रक्षा का संकेत है, पर यह स्पष्ट करता है कि क्रियान्वयन सूचिता का समय सारणी का अभाव भारी परिणाम दे सकता है। शिक्षकों को चाहिए कि टेट को प्राथमिकता दें, अपने अधिकारों के लिए संगठित हों और प्रशासन पर वैधानिक जवाबदेही मांगें कि भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया, समय क्यों नहीं दिया। ठीक है, नीति निर्माताओं को चाहिए कि वे तत्काल प्रशिक्षण, टेस्ट सत्र व वित्तीय सहायता सुनिश्चित कराएं जिससे दीर्घकाल में वैधानिक सुधार पर कार्य संभव हो सके। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं इसके पीडीएफ है, आप इसको स्कैन करके आरटीई नियम को यहाँ से स्कैन करके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है गाइडलाइंस हैं उसको स्कैन करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आपका कई चीज़ें हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें छपी हैं अलग अलग चीज़ों में। तो संक्षिप्त टिप्पणी में आप यह अध्ययन नोट नीति निर्माताओं, शिक्षक संगठनों और विधिक कर्मियों के लिए एक कार्रवाई योग्य रूपरेखा प्रदान करता है। तत्काल सुझाव, यदि आप शिक्षक समुदाय का प्रतिनिधि हैं तो संघों के माध्यम से राज्य स्तरीय आपातकालीन बैठक बुलवाकर उपर्युक्त परिचालन परिणाम भाग में सुझाई गई जांच सूची का कार्य आरंभ करें। अब सवाल उठता है कि किसको कौन कौन सा टेट हमें करना है। तो देखिए, जो प्राथमिक में सहायक है, ठीक है, अगर आपकी 5 साल से सेवा कम बची है
ठीक है। तो आपको टेट तभी करने की आवश्यकता है जब आप प्रमोशन चाह रहे हैं, नहीं तो आपकी सर्विस जारी रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जो भी प्राथमिक स्तर के सहायक अध्यापक हैं उन्हें टेट करना अनिवार्य है। ठीक है। और जो प्रधानाध्यापक हैं उन्हें भी टेट करना अब प्राथमिक के लिए अनिवार्य है। इसमें देखिए, प्राथमिक सहायक शिक्षक जो उच्च प्राथमिक यूपीएस में पदोन्नति चाहते हैं, उन्हें यूपीएस स्तर का, अगर कोई प्राइमरी स्कूल में कोई टीचर है और वो इंतज़ार कर रहा है अब आएगा आदेश प्रमोशन का, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जूनियर का आपको टेट करना अनिवार्य होगा। ठीक है। तो इस हिसाब से जो प्राइमरी के अध्यापक हैं उन्हें दोनों टेट करना चाहिए, प्राइमरी स्कूल का भी करना चाहिए, साथ में जूनियर स्कूल का भी आपको करना चाहिए। ठीक है। और प्राथमिक प्रधानाध्यापक यदि भविष्य में यूपीएस में सहायक पद पर स्थानांतरित या समायोजन चाहते हैं, उस आधार पे भी उन्हें भी एचएम को भी, जो हेडमास्टर हैं, उन्हें भी आपको यूपीएस का टेट करना अनिवार्य होगा और अपने पद पे बने रहने के लिए आपको प्राइमरी का करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जो यूपीएस में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति चाहते हैं, जो प्राथमिक प्रधान, उनमें यूपीएस स्तर का टेट आवश्यक है। और यूपीएस शिक्षक जिनके पास यूपीएस का टेट है, उन्हें प्राथमिक स्तर पर टेट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो हायर लेवल पर उसमें अपने यूपीएस में वो पढ़ा रहे हैं। तो ये थी आज की पूरी संक्षिप्त चीज़ें जो कि ज़रूरी थी टेट के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।